भी पद की लालसा नहीं रही। जो जिस परिवार की हमारी अभी मुखिया सोनिया गांधी जी देश के प्रधानमंत्री का पद छोड़ सकती हैं, राहुल गांधी जी को पिछले 8 वर्षों से डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार आमंत्रित कर रहे हैं कि वो उनके मंत्रिपरिषद में शामिल हों। पार्टी ने एक नहीं 50 बार वर्किंग कमेटी ने कहा कि इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर रखिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। देखिए, आप बात सही कह रहे हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं, चाहे वो किसी भी पद पे ना रहे हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी को कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता भविष्य कांग्रेस का मान रहा है। लेकिन फिर इसके बावजूद भी देखिए, एक ऑफिशियल पोजीशन बहुत आवश्यक होती है, और ऑफिशियल पोजीशन आ जाने से अब वो खुलकर वो निर्णय ले सकते हैं जो अभी तक नहीं ले रहे थे। मैं नहीं जानती आप लोग कितना समझते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारी जो नेता हैं, सोनिया जी हो, राहुल जी हैं, ये लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बहुत मानते हैं और कभी दूसरे के दायरे में हस्तक्षेप नहीं करते। राहुल जी ने सिवाय यूपी के जो उनको दिया गया था काम करने के लिए, या यूथ कांग्रेस सिवाय के, उन्होंने कभी दखल कांग्रेस के संगठन में नहीं किया। लेकिन आज अगर वो उपाध्यक्ष बने हैं और संगठन की जिम्मेदारी में उनको भागीदारी दी जाएगी महत्वपूर्ण, तो निर्णय लेने की स्थिति में है, तो बहुत फर्क है, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस के कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस में कोई भी बड़ा फैसला वर्षों से बिना राहुल गांधी की कंसेंट के नहीं हो रहा था। मैं समझती हूँ गलत है, ये गलत है। यूपी के संदर्भ में तो मैं मान सकती हूँ कि उनके मशवरे को महत्व मैडम ने दिया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। यूथ कांग्रेस के मामले में हाँ, उन्होंने यूथ कांग्रेस के और NSY के लड़कों के लिए टिकटों के लिए लड़ाई लड़ी। हर प्रदेश में उन्होंने अपने जो उनका दायरा था, जैसे वो मामा सचिव थे, उन्होंने टिकटें दिलवाई। लेकिन उन्होंने लंबा ये दखल, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन PCC चीफ बने, कौन किसको टिकट पार्लियामेंट का मिले, मैं जानती हूँ, मैंने बहुत करीब से काम किया है इस परिवार के साथ भी और इस पार्टी में भी। राहुल गांधी जी कभी दखल नहीं देते। रीता जी, राहुल गांधी का नया अवतार, इस अवतार का उत्तर प्रदेश में कितना फायदा कांग्रेस को मिलता आप देख रहे हैं? राष्ट्र में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जिस परिपक्वता के साथ उन्होंने राष्ट्र के विषयों को जनता के समक्ष रखे, एक हमारा विपक्षी ऐसा नहीं है, विपक्षी दल, जो उनके अभिभाषण पर कोई टिप्पणी कर पा रहा हो। सब यही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इसको अमल करें तो जाने। लेकिन उनकी जो परिपक्वता है वो उनके अभिभाषण से समक्ष आई है, और मैं ये मानती हूँ कि जो युवा ढूंढ रहा है इस देश का कि एक जिम्मेदार नेतृत्व उनको अपने बीच से मिले, वो नेतृत्व राहुल गांधी जी देने के लिए बिल्कुल सक्षम और तैयार हैं। तो जो 60% आपकी आबादी है मुल्क की, वो उनसे कनेक्ट होगी। यूपी में भी असर पड़ेगा, जबरदस्त पड़ेगा। हमारे नेहरू गांधी परिवार का वो प्रदेश है। राहुल जी अगर मुख्यमंत्री के लिए घोषित हो गए होते तो लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की होती। जनता जानती थी कि राहुल गांधी जी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी चुनी। लेकिन यही राहुल गांधी जी हैं जिनकी वजह से 2009 में हमें उत्तर प्रदेश से 22 सांसद मिले। और आप देखिएगा जब पार्लियामेंट का चुनाव आएगा तो राहुल जी और सोनिया जी और कांग्रेस में लोग अपना विश्वास व्यक्त करेंगे, और पार्लियामेंट के चुनाव का नतीजा विधानसभा के चुनाव के नतीजे से बहुत फर्क होगा। एक बात मुझे याद आई, राहुल गांधी के अभिभाषण का आपने जिक्र किया। उन्होंने जयपुर में कहा कि कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ देखकर कि कोई नियम कायदा नहीं चलता पार्टी में और फिर भी पार्टी चल रही है। जब वो ये कहते हैं राहुल गांधी, तो सवालों के घेरे में तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी, क्योंकि कांग्रेस तो गांधी परिवार के हाथ में रही, कुछ समय को छोड़ दें तो ज्यादातर। लेकिन उन्होंने 2 बातें कही जी। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन, जो उनका नियम कानून का मतलब है कि अनुशासन की कमी है। लोग बाहर से आते हैं, टिकट लेते हैं, चले जाते हैं, अंदर लोग खड़े हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या नियम है, क्या कानून है, इसका उनका मतलब इस बात से था कि काडर को, मैं आपसे कि काडर को जो महत्व मिलना चाहिए या जो उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें उन्होंने प्रश्न एक उठाया। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो जिसके आधार पर भारत का निर्माण हुआ है, वो तो कांग्रेस ने ही रखा है। अब चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे वो समाजवादी व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य विषय हो, सारी समरसता, समानता, सारे जो
एक राष्ट्र को बनाने वाले जो आधार हैं वो तो कांग्रेस ने ही रखे, और पिछले 8 वर्षों में जो लोगों के लिए काम किया है वो भी सराहनीय है। तो मैं समझती हूँ वो युवा हैं जो आंख बंद करके नहीं, प्रश्न पूछकर तर्क के साथ राजनीति करना चाहते हैं। उनकी सच्चाई को आप इस दृष्टि से देखें कि वो अब चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन वे में, अनुशासित तरीके से पार्टी चले और उसमें जो गलत लोग हैं उनको ज्यादा महत्व ना मिल पाए। लेकिन अगर गलत लोगों को तरजीह मिली और अनुशासन की कमी रही, राहुल जी को जो चीज समझ आई, तो उसकी जिम्मेदारी भी भाई गांधी परिवार को छोड़ दें तो कांग्रेस की कमान कितने समय दूसरों के हाथ में रही? नहीं, देखिए, एक पार्टी एक व्यक्ति से नहीं बनती, रामाचार्य अध्यक्ष से नहीं बनती। हमारी जो चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, उसमें कितने सदस्य हैं? 30-32 सदस्य हैं। आपकी जो प्रदेश चुनाव समिति है, आपके प्रदेश के CLP लीडर्स हैं, PCC चीफ्स हैं। जब कभी कोई निर्णय पार्टी में होता है, अगर ब्लॉक लेवल पे गलत निर्णय हुआ है तो उसके लिए जिला संगठन जिम्मेदार है, जिले पे गलत होता है तो प्रदेश का संगठन जिम्मेदार है, प्रदेश पे गलत होता है तब AICC जिम्मेदार होती है। तो हर गलती के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन बीच में 20-25 साल में ऐसा हुआ है कि जब से ये क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हुआ और राष्ट्रीय पार्टियां थोड़ी पीछे हुई, तो कहीं ना कहीं वह नियम और कानून शिथिल हो गए। हम ये नहीं कहते कि डिसिप्लिन पहले नहीं था, ये मत सोचिएगा, लेकिन वो शिथिल हो गए। क्यों? क्योंकि ये हुआ कि भाई इस समय पार्टी के सामने और बड़ी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करना है, इंटरनल मामलों को हम बाद में सुलझा लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि वजह वो अकेले नहीं है नेतृत्व, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं जो कभी ना कभी संगठनात्मक पदों के जिम्मेदार पदों पे बैठे रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी की देखरेख में ही तैयारी कर रही थी, वो टिकटों के बंटवारे से लेकर और बहुत सारी चीजों में वहां कांग्रेस ने ढेर सारे ऐसे लोगों को टिकट दिए, प्रयोग किए जो तत्काल में आए हुए थे पार्टी में। देखिए, जो हमारे क्षेत्रीय नेता थे, जैसे मान लीजिए मैं इलाहाबाद की हूँ, पूर्वांचल से हूँ, मैं प्रदेश की अध्यक्ष थी, मेरी राय ली गई। पूर्वांचल के जो बड़े नेता हैं हमारे, हम नाम ने किसी का नहीं लेंगे, उनकी राय ली गई। पश्चिमांचल के, मध्यांचल के, तो जो फीडबैक मिलेगा पार्टी को उसी के आधार पर तो टिकट मिलेगा ना। तो गलती किसकी है? गलत नाम किसने प्रस्तावित किए? हमारे जैसे लोगों ने प्रस्तावित किए। किसने स्क्रीनिंग करी? हमारी कमेटी ने स्क्रीनिंग करी। तो उसमें राहुल जी थोड़ी जानते थे कि 403 सीटों पे किसको लड़ाना है। इनपुट कहां से आया? उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे, पर्यवेक्षकों का इनपुट आया। तो कहीं ना कहीं मैं फिर आपसे कहती हूँ, सामूहिक जिम्मेदारी थी। कुछ हम लोगों में ये हो जाता है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा करीबी वो टिकट पा जाए। कहीं ना कहीं पार्टी का हित हमारे अपने संबंधों से पीछे हो जाता है। तो यही राहुल जी बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं उन्हें जिम्मेदार नहीं मानती। ये चाहत जो है नेताओं की, ये एक एक कैसे बदल जाएगी कि हमारे आदमी को टिकट मिल जाए? नहीं, कल जो देखिए, जो परसों राहुल जी की स्पीच थी बड़ी मार्मिक थी। उन्होंने कांग्रेस की परंपरा की बात की, कांग्रेस के इतिहास की बात की, उसके योगदान, उसके बलिदान की बात की, और फिर अपने परिवार के भी बलिदान की बात की, और क्यों वो राजनीति में कैसे हैं, उनकी माँ का क्या सोच है। देखिए, जिस परिवेश में इस परिवार का परसों उभरा है, हर कांग्रेसी को उसने दिल को छुआ है। और अब कांग्रेसी संकल्पित है कि वो राहुल गांधी जी को की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी प्रयास है पार्टी के लिए, उनको सफल करने में अपना योगदान देगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। अभी अब इस इम्पैक्ट को आप आने वाले वक्त पे देखिएगा। उत्साही नहीं आया है, एक जबरदस्त प्रभाव भी पड़ा है राहुल जी की सादगी का, उनकी सच्चाई का, और उनकी जो भविष्य के लिए जो उनकी सोच है, उसका असर कांग्रेस के आम कार्यकर्ता तक पड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कितना परिवर्तन हो पाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा सूबा है, उसमें कांग्रेस का पुराने गौरव की ओर लौटने के लिए जरूरी होगा, जो मैं समझता हूं, कि एक कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप, वीर बहादुर, इस कद के नेता वहां हों तब। क्योंकि राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी
गाजीपुर से गाजियाबाद तक सभाएं करें तो भी अब वो जो ऊर्जा पैदा करेंगे आप उसको चैनलाइज नहीं कर पाएंगे। अग्निहोत्री जी, जो लोग इस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं, तो इस कैलिबर का कोई है क्या जिनके नाम आपने गिना है? जिनके, एक माफ कीजिएगा, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, जो सत्ता में है जी, मैं मुलायम सिंह यादव जी की बात नहीं कर रही, और बाकी जितने भी हैं, कोई भी उन लोगों को छू सकते हैं जिनका नाम आपने लिया। जिस तरह का उन लोगों की अचीवमेंट्स हैं, जिस तरह का उत्तर प्रदेश के निर्माण में जिनका आपने नाम लिया, गोविंद बल्लभ पंत से लेकर और वीर बहादुर जी और नरेंद्र तिवारी जी तक, कोई मुकाबला कर सकता है क्या उन लोगों का? तो मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो लीडरशिप की क्वालिटी है बहुत गिरी है, और कांग्रेस पार्टी में अभी भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमारे कौन सा नेता नहीं है सक्षम खड़ा होने के? आप केंद्र के हमारे नेताओं से शुरू करिए। हमारे पास सलमान खुर्शीद जी हैं, जायसवाल जी हैं, हमारे पास यंगस्टर्स में आरपीएन सिंह हैं, जितिन प्रसाद हैं, बहुत सारे नेता हमारे पास। नेताओं की कमी कहाँ है? नेता तो है, मतलब टेक्निकली कहेंगे तो सारे नेता ही हैं जो जीत के आ रहे हैं, और मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो वो कम से कम नेता तो हैं। लेकिन नेता वो व्यवहारिक अर्थों में होता है जो परिणाम दे पाए। जितने आपके केंद्र में मंत्री हैं रीता जी उत्तर प्रदेश से, माफ कीजिएगा, वो अपनी अपनी जिलों में कांग्रेस को नहीं जिता पाए, अपने अपने जिलों में। देखिए, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति को समझ रहे हैं। जो एमपीज हैं आपके 22 उत्तर प्रदेश से 21 जीते थे एक बाई इलेक्शन में, राजभर आए। एमपीज की परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनके कंस्टिट्यूंसीज में कांग्रेस कहां खड़ी रही विधानसभा में। तो फिर इनको नेता हम कैसे माने? गोविंद बल्लभ पंत और हेमवती नंदन बहुगुणा और नरेंद्र तिवारी के उसमें कि नेता हैं? एक मूल सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूं एक्चुअली वो ये कि मायावती और मुलायम सिंह, दो चेहरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर तक एक समान अपील रखते हैं। कांग्रेस उसके एट पार कोई चेहरा अपने बीच में पाती है उत्तर प्रदेश में? समान अपील किसकी है? जातीय अपील आप कह सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हो चुका है, उनको लोग मानने लगे हैं। अगर ये लोग इतने लोकप्रिय होते और अगर इतना सामान्य आधार होता तो 2009 में क्यों पिट गए ये लोग? क्यों 22 सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस की आई? क्यों हमारे समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की कम सीटें आई? देखिए, आज का जो वोटर है वो राष्ट्रीय राजनीति को अलग दृष्टि से देखता है, प्रदेश की राजनीति को अलग दृष्टि से देखता है। उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से विद्यमान हो गई है और हम जातीय राजनीति के दायरे से निकल नहीं पा रहे हैं, और वो लोग ये समझते हैं कि क्षेत्रीय दायरे में ये दो हमारे लिए बेहतर है। जातीय संतुलन तो कांग्रेस पंडित जी के जमाने से साधती रही उत्तर प्रदेश में। नहीं, हम कभी देखिए, आप सोच नहीं, देखिए उसके कोई समाजवादी घोषणा तो नहीं होती। स्टैंप है। समाजवादी पार्टी का उद्भव देख लीजिए किस बात से हुआ। पिछड़ों को न्याय दिलाने के नाम पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी। पहले पिछड़ों को पकड़ा, फिर अकलियत को पकड़ा, अब आजकल अपर कास्ट पे लगे हुए हैं। इस तरह से आप आ जाइए बहुजन पर, कितनी अपशब्दों का प्रयोग करके अपर कास्ट, उच्च वर्गीय, उच्च जातियों के खिलाफ कितने अपशब्दों का प्रयोग कर और दलितों को बांधने की कोशिश करके बहुजन समाज पार्टी का उद्भव और जन्म हुआ। कांग्रेस पार्टी का वो दिन बता दीजिए जब किसी एक जाति विशेष के नारे पे कांग्रेस पार्टी ने काम किया हो। ये अलग है कि मैं ब्राह्मण नेता हूँ, कई ठाकुर नेता हैं, बैकवर्ड नेता हैं, वैश्य नेता हैं, दलित नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, लेकिन हमारे में से कोई भी खड़ा होकर नहीं कहता कि कांग्रेस को इसलिए वोट दीजिए। बैकवर्ड ने कभी वोट नहीं दिया, फिर भी बैकवर्ड रिजर्वेशन आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने किया शिक्षा में। आज उत्तर प्रदेश में दलित वोट हमको नहीं मिलता, दलित आरक्षण की बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी ये सोचकर काम नहीं करती, और हम इसीलिए उत्तर प्रदेश में थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि हम किसी एक जाति की बात नहीं करते। पर उत्तर प्रदेश में है जातीय राजनीति, लेकिन इसके बावजूद ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने केंद्र में कांग्रेस को 22 सीटें दी। और आप देखिएगा जब केंद्र की बात आएगी तो राष्ट्रीय पार्टी की ओर प्रदेश जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियों की ओर नहीं जाएगा। वो जानते हैं वो ना स्थिरता दे सकते हैं, ना सरकार बना सकते हैं। रीता जी, यहाँ आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं आए, और उसके बाद फिर रीता बहुगुणा जोशी के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर